Good afternoon, students. Today I have come with the second video of this chapter 2 of macroeconomics, that is money and banking. And in first video of this chapter I've already explained the first 6 topics of this chapter, and these topics which have already been explained in the first video are barter system of exchange, difficulties of barter system, meaning of money and its functions, forms of money, money supply, and measures of money supply. And in this video I'm going to cover next 2 topics of this chapter, which are commercial banks and their functions and credit creation by commercial banks. So let us start with the first topic of this video, which is commercial banks. Means first of all we'll try to understand the meaning of commercial banks, what commercial banks are. Look, commercial banks are those financial institutions which do mainly 2 things: accept deposits from public as well as advance loans to public with an aim of profit making. Main aim of commercial banks is to earn profit, and what they do, they accept deposits. Public अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट कर सकती है, या पब्लिक इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन ले सकती है. ऐसे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन जो मनी से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मनी. And out of all these financial institutions, those financial institutions which mainly do 2 things: first, accept deposits from whom? From public, plus advance loans again to public. These financial institutions, and main goal of these financial institutions to earn profit. All those financial institutions which accept deposits and advance loans, मतलब पब्लिक का पैसा जमा करते हैं अपने पास या पब्लिक को लोन देते हैं कैश के फॉर्म में, ऐसे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और इनका मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. ऐसे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक्स. अब हमारे कंट्री में, एज वी नो दैट आवर कंट्री इज़ based on mixed economic system. Means in our country there is mixed economic system, means our economy is a mixed economy. That is why in our economy there are 2 types of institutions: public sector as well as private sector. So commercial banks are also of 2 types: public sector commercial banks and private sector commercial banks, like State Bank of India, SBI, UBI, PNB, ये. और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे केनरा बैंक हो गया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक्स. एंड ICICI बैंक, HDFC बैंक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक्स. इज दिस क्लियर? तो अभी हम लोग समझे कि व्हाट आर कॉमर्शियल बैंक्स. बहुत सिंपल: all those financial institutions which accept deposits from public as well as advance loans to public with an aim of making profit. These are known as commercial banks. ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मतलब पब्लिक वहाँ पे जाके अपना पैसा जमा कर सकती है, एज वेल एज पब्लिक को लोन देता है, पब्लिक जाके वहाँ से लोन ले सकती है. कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पब्लिक जाके अपना पैसा जमा कर सकती है या वहाँ से पब्लिक लोन ले सकती है, और इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला जाएगा कॉमर्शियल बैंक. अब कॉमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शंस है? फंक्शन का मतलब क्या काम है? कॉमर्शियल बैंक के मेनली क्या काम होते हैं? तो 2 काम होते हैं. पहला काम होता है प्राइमरी फंक्शन. देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स: प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी फंक्शन. तो फर्स्टली विल डिस्कस द प्राइमरी फंक्शन. सो प्राइमरी फंक्शन 2 होते हैं. देयर आर 2 प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. पहला प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. और दूसरा प्राइमरी फंक्शन होता है दे एडवांस लोन्स. मतलब यही जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, प्राइमरी फंक्शन डेफिनेशन से ही आता है. डेफिनेशन में मैंने 2 चीज़ें बताई थी:
commercial banks are those financial institutions which accept deposits from public and advances loan. तो यही दो चीज़ें, accepting deposits from public, this is the first primary function, and advancing loans to public is the second primary function. So most important functions out of two, primary and secondary, is primary function. Primary function is more important as compared to secondary functions. वो प्राइमरी फंक्शंस कितने होते हैं? दो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है वो पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब पब्लिक अपना पैसा जाके वहाँ पे जमा कर सकती है, ठीक है। अब पब्लिक बैंक में जाके पैसा जमा करेगी तो उससे पहले पब्लिक को बैंक में क्या ओपन कराना पड़ेगा? अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो पब्लिक बैंक में तीन तरह के अकाउंट्स ओपन करा सकती है। कौन कौन से अकाउंट? पहला अकाउंट करेंट अकाउंट, बैंक में जाके पहला अकाउंट, तीन तरह के अकाउंट्स आप ओपन करके उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। तो पहला अकाउंट कौन सा आप ओपन कर सकते हैं बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए? करेंट अकाउंट। पहला जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं करेंट अकाउंट, समझ में आया? सेकेंड अकाउंट इज सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और थर्ड अकाउंट इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट आप बैंक में जाके ओपन करा सकते हैं। यदि करंट अकाउंट आपने ओपन करा है और उसमें जो पैसा जमा करेंगे उसे बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट करेंगे उसे बोलेंगे करंट अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट करेंगे उसे बोलेंगे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। और फिक्स्ड अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट करेंगे उसे बोलेंगे फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। इस तरह से हम बोल सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम पब्लिक। पहला फंक्शन मैंने बताया था कि कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो कितने तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स? तीन तरह के डिपॉजिट्स, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। मतलब किसी भी कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक को पैसा जमा करना है तो पहले अकाउंट ओपन कराना होगा। कॉमर्शियल बैंक्स में कितने तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं? तीन तरह के। पहला कौन सा होता है? करेंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट और तीसरा होता है फिक्स्ड अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है उसे बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बोला जाएगा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। और फिक्स्ड अकाउंट आप ओपन करा के उसमें पैसा जमा करेंगे तो उसे बोलेंगे फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। इज दिस क्लियर? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। कौन कौन से? करंट अकाउंट डिपॉजिट, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट का दूसरा नाम है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और तीसरा होता है फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, या इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट इज दैट डिपॉजिट विच कैन बी विदड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय डिपॉजिटर। जो पैसा डिपॉजिटर ने इसने जमा किया, मान लीजिए इसमें आपने 100 रुपीज़ जमा किया है, जब चाहे तब आप इसको विदड्रॉ कर सकते हैं। विदड्रॉल पे कोई लिमिटेशन नहीं है। इज इज क्लियर? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अगेन लाइक डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है which can be withdrawn by a depositor at any point of time but with some restrictions on number of withdrawal। जो नंबर ऑफ विड्रॉल होता है, कितनी बार आप डिपॉजिट कर सकते हैं कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है एक मंथ में या एक ईयर में, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। डिमांड डिपॉजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देखिए जो हम हाउस होल्ड्स होते हैं, जो फैमिलीज़ होते हैं, जो सैलरी क्लास हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके फादर भी जॉब ही करते होंगे, वो सैलरी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जो सैलरी क्लास होता है वो कौन सा अकाउंट ओपन कराता है? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम लोगों की सैलरी आती है। तो आप देखते होंगे जब भी आप पैसा विड्रॉ करने जाते हैं एटीएम मशीन से एटीएम कार्ड लेकर, तो उसमें जब टाइप ऑफ अकाउंट आता है तो उसमें आता होगा डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आता है। और आप किस पे टच करते हैं? सेविंग अकाउंट पे, क्योंकि हम लोगों का जो सैलरी क्लास है हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन कराते हैं? सेविंग अकाउंट, और उसमें हमारी सैलरी डिपॉजिट होती रहती है। तो जब हम विड्रॉ करते हैं तो एटीएम से जो हम विड्रॉल करते हैं 4 या 5 विड्रॉल तो फ्री होते हैं, उसके बाद के जो विड्रॉल होते हैं उस पर फीस लगती है। इसका मतलब ये है जब चाहे तब हम विड्रॉ कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से, लेकिन जो विड्रॉल है, नंबर ऑफ विड्रॉल, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। 4 या 5 विड्रॉल फ्री होते हैं, उसके बाद के जो विड्रॉल है उस पर आपको देना पड़ता है फीस।
लेकिन ऐसे जो डिमांड डिपॉजिट होता है, इसको चाहे जितनी भी बार आप विदड्रॉ करें, जो भी अमाउंट इसमें आपने डिपॉजिट करा है, चाहे 10 बार महीने में विदड्रॉ करें या एक ही दिन में 50 बार भी विदड्रॉ करें, आपको कोई भी फीस अलग से देना नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोनों में मेन डिफरेंस ये है करेंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में, कि करेंट अकाउंट डिपॉजिट इज़ दैट deposit which can be withdrawn at any point of time, and there is no limitation, there is no restriction on the number of withdrawal. On the other hand, like demand deposit, saving account deposit can also be withdrawn by its depositor at any point of time, but there are some restriction on number of withdrawal. And fixed deposit, it is that deposit which कैन बी विड्रॉन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ओनली। एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही इसको विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और इसको तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के भीतर आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, उसके बाद ही कर सकते हैं। जैसे फिक्स्ड अकाउंट आपने ओपन कराया और उसमें डिपॉजिट करा, जो एफडी करा, फिक्स्ड डिपॉजिट आपने इस अकाउंट में करा, वो 5 ईयर्स के लिए करा, तो बिफोर 5 ईयर्स यू कैन नॉट विड्रॉ। तो ये तीनों जो अकाउंट्स हैं या तीनों तरह के जो डिपॉजिट्स हैं, उनमें पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट या करेंट अकाउंट डिपॉजिट, इस अकाउंट के अगेंस्ट चेकबुक इशू किया जाता है। ओके, और जितना चाहे, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ चेक्स इशूड। एक दिन में चाहे जितना भी चेक आप इशू कर सकते हैं, मतलब पेमेंट करना है डिफरेंट पार्टीज़ को, तो एक दिन में चाहे तो आप 10 चेक काट के दे सकते हैं, 15 चेक, 20, 20, 30, 40, एनी नंबर ऑफ चेक्स you can issue to the different parties for payment. So like demand deposit account, over saving account also या saving account deposit also चेकबुक इज़ इशूड। जो सेविंग डिपॉजिट होता है, या हमने सेविंग अकाउंट ओपन कराया, आपके फादर ने भी सेविंग अकाउंट ओपन कराया हुआ है बैंक में, होगा ज़रूर, यदि वो सैलरी क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको भी चेकबुक इशू हुई है, तो वो भी चेक इशू कर सकते हैं। बट देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन अ नंबर ऑफ चेक्स इशू। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 10 चेक, 15 चेक, कितना भी काट दें। कितने चेक आप मैक्सिमम एक दिन में इशू कर सकते हैं, एक महीने में, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, उससे ज़्यादा चेक आप इशू नहीं कर सकते। आप पूछेंगे कितना चेक इशू कर सकते हैं, वो अलग अलग बैंक्स पे डिपेंड करता है। कुछ बैंक्स एक दिन में 4 चेक इशू करना अलाउ करते हैं, कुछ 10 चेक, कुछ 15 चेक, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट सब में फिक्स होती है। किस में? सेविंग अकाउंट के किस में? किस पे? ऑन द नंबर ऑफ चेक्स विच कैन बी इशूड। और जो फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट होता है, ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में होता है, उस पर चेकबुक इशू नहीं होती है, मतलब इसका विड्रॉल आप चेक से नहीं कर सकते। मतलब करेंट अकाउंट डिपॉजिट के अगेंस्ट चेकबुक इशू होती है, और चाहे जितना चेक आप इशू कर सकते हैं किसी भी पार्टी को पेमेंट करने के लिए, बैंक आपको चेकबुक इशू करता है, उस चेकबुक से चाहे जितना चेक आप इशू कर दें डिफरेंट पार्टीज़ को पेमेंट करने के लिए। सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट भी चेकबुक इशू होती है, बट देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन अ नंबर ऑफ चेक्स विच कैन बी इशूड। एक दिन में कितना चेक आप इशू कर सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे तो कोई चेकबुक इशू होता ही नहीं है। ओके, अब करेंट अकाउंट जो होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट आपको बैंक नहीं देता है। करेंट अकाउंट में जो पैसा आप डिपॉजिट करेंगे, उस पर बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। सेविंग जो अकाउंट होता है, उसमें जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं, उसमें नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है 2 to 3% का, बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। इस पे ज़ीरो इंटरेस्ट, इस पे वेरी लो इंटरेस्ट 2 to 3%, और इस पे वेरी हाई इंटरेस्ट मिलता है। किस पे? फिक्स डिपॉजिट पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो भी आपने पैसा जमा किया वो ब्लॉक हो गया है। यहाँ जो आपने पैसा जमा किया उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। बैंक चाहे तो आपको निकालने से कुछ समय के लिए रोक सकता है, इसीलिए आपका पैसा कुछ हद तक ब्लॉक है। इसमें एकदम ब्लॉक हो गया, इसीलिए आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिला। इस पर थोड़ा ब्लॉक, एकदम पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुआ है, कुछ हद तक बैंक इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, तो आपका पैसा थोड़ा सा ब्लॉक हुआ है, इसीलिए इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको दिया। और यहाँ पे पैसा आपका एकदम ब्लॉक नहीं हुआ है, जब चाहे जितना अमाउंट चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी आपको इस पर लिमिटेशन नहीं है इस पर, तो इसीलिए इस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है? ज़ीरो। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये डिफरेंट अकाउंट से इसे कौन ओपन करता है? जो करंट अकाउंट होते हैं, इसे जनरली यूज़ करते हैं कौन? बिजनेस यूनिट्स यूज़ करते हैं। बिजनेस यूनिट्स करंट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि एवरी डे
उनको रिक्वायरमेंट होता है कैश को विड्रॉ करने का। मतलब जो बिज़नेस यूनिट से, मान लीजिए आपके पास कोई शॉप है, दिन भर में आपने सामान बेचा और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी कैश के फॉर्म में आ गया, तो कैश घर में रखना रिस्की होगा, तो आप ले जाके कहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे, बैंक में। अगले दिन फिर आपको विड्रॉ करना है। तो यदि आपने सेविंग अकाउंट ओपन कराया हुआ है तो विड्रॉल महीने में 3 या 4 ही विड्रॉल आपका फ्री होगा, उसके बाद आपको फ़ी देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। इसीलिए जो बिज़नेस क्लास होता है वो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करा के क्या ओपन करा लेते, करंट अकाउंट। इसमें जब चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं, जब चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं। इवन एक दिन में चाहे तो जितनी 4 बार, 5 बार, 10 बार, इवन 20, 100 टाइम दे कैन विड्रॉ द अमाउंट, जब जितनी बार रिक्वायरमेंट होगी। तो जो बिज़नेस यूनिट्स होती हैं उनको एवरी डे they require some amount of money to be withdrawn and they require some amount of money to be deposited। कभी उनको पैसा जमा करना होता है, कभी निकालना होता है, मोर फ्रिक्वेंटली। और जो हम होते हैं, जो सैलरी क्लास होता है, उसको आप देखते होंगे महीने में 4 या 5 बार ही हम लोग जाते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए। एक बार आया, डिपॉजिट होता है पैसा महीने में जब सैलरी आती है। महीने में 2 से 3 बार हम एटीएम जाते हैं और एटीएम कार्ड यूज़ करके एटीएम मशीन से पैसा निकाल लेते हैं 4 या 5। लेकिन बिजनेस यूनिट्स को तो एवरी डे अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होता है। जो भी सेलिंग करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग करते हैं, उसको परचेज़ करने के लिए दे रिक्वायर मनी, तो उस समय विड्रॉ करते हैं। जब कुछ गुड्स को सेल कर लेते हैं मार्केट में, तो कुछ कैश उनके हैंड में आ जाता है, तो उसको ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो इसीलिए जनरली वो कौन सा अकाउंट प्रीफर करते हैं, करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। तो ये कौन यूज़ करते हैं, बिजनेस यूनिट्स। और सेविंग अकाउंट कौन यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड, मतलब डिफरेंट जो फैमिलीज़ होती हैं वो यूज़ करती हैं, जैसे हम लोग हैं। और फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट कौन करते हैं, बोथ हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस यूनिट्स। जिसके पास भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है जो अनयूटिलाइज्ड है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, हाउस होल्ड कोई है, कोई फैमिली है, उसके पास 10,000 का अमाउंट आ गया, जिसका उसको लग रहा है कि कोई यूज़ नहीं है लंबे समय तक, तो उसका क्या करा देंगे, वो एफडी फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ साल के लिए पैसा जमा रहेगा बैंक में, जब वो विड्रॉ करेंगे तो विद इंटरेस्ट एक हैंडसम अमाउंट उनको मिल जाएगा। ऐसी कोई बिजनेस यूनिट है, उसके पास मान लीजिए 50,000 रुपीज़ आ गया प्रॉफिट के रूप में, जो उसका अपना है, मतलब आप एवरीडे जो सेल और परचेज करते हैं उसमें से अपना प्रॉफिट वाला हिस्सा वो निकालते रहते हैं। एक्यूमुलेट होकर सपोज एक मंथ में हो गया 50,000 रुपीज़। अब ये इनका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, इसको घर पे कैश के रूप में रखना, या यदि इस 50,000 रुपीज़ को ये करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसका क्या कर सकते हैं, वो एफडी करा देंगे, फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, मतलब फिक्स्ड अकाउंट ओपन कराएंगे, उसमें डिपॉजिट कर देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। सेकेंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज़ एडवांसिंग लोन। सेकेंड फंक्शन ये होता है कॉमर्शियल बैंक्स का कि ये पब्लिक को लोन देते हैं। अब कितने तरह के लोन देते हैं, 3 तरह के लोन देते हैं, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, और तीसरी तरह का लोन होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स से। ये ऐसे लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स आर दोज लोन्स विच आर गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 2 ईयर्स। ऐसा कोई भी लोन जिसे 2 ईयर्स से पहले ही आपको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। विद इन 2 ईयर्स यू हैव टू रिटर्न दिस लोन, दैट इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म लोन। एंड ऑल दोज लोन्स विच आर टू बी रिटर्न विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 to 5 ईयर्स। ऐसा कोई भी लोन जिसे 2 साल से 5 साल के बीच में वापस करना होता है। मीन्स दीज आर दोज लोन्स विच आर टू बी रिटर्न बिफोर 5 ईयर्स और आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ इट्स डिसबर्समेंट। जब ये डिसबर्स होता है, जब आपको मिलता है लोन, उसके 2 साल के बाद और 5 साल से पहले आपको वापस करना होता है। दीज आर नोन एज मीडियम टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स आर दोज लोन्स विच आर टू बी रिटर्न आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब जब ये लोन आपको डिसबर्स हुआ उसके 5 साल के बाद आपको रिटर्न करना है। ऐसा कोई भी लोन होता है लॉन्ग टर्म लोन। इज दिस क्लियर? लॉन्ग टर्म लोन समझ में आया? लॉन्ग टर्म लोन जनरली लेता कौन है? लॉन्ग टर्म लोन कोई भी ले सकता है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, मतलब चाहे फैमिलीज़ हों, चाहे बिजनेस यूनिट्स हों, चाहे फर्म्स हों, या शेयर ब्रोकर हो, कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल कैन टेक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। ये जनरली किस पर्पज़ के लिए लेते हैं? जो भी हाउस होल्ड्स की गुड्स होती हैं, या जो भी लग्जरियस आइटम्स हमको ख़रीदने होते हैं, मतलब हमको यदि कार ख़रीदना हो उसके लिए, या एसी ख़रीदना हो,
या रेफ्रिजरेटर ख़रीदना हो, कार, एसी, रेफ्रिजरेटर, या घर ख़रीदना हो, फ्लैट ख़रीदना हो, या मोबाइल फ़ोन ख़रीदना हो, या लैपटॉप ख़रीदना हो, ऑल द ड्यूरेबल आइटम्स, जो भी ड्यूरेबल गुड्स हमको ख़रीदनी होती है, उसके लिए या तो हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, मीडियम टर्म लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। मतलब कार, बाइक, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बिल्डिंग या फ्लैट, या बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो उसके डिफरेंट मटेरियल्स आपको ख़रीदने हैं, तो इसके लिए सारे लोन्स लिए जाते हैं। लोन लेता कौन है? एनी इंडिविजुअल, इसमें कुछ क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। जिसको भी रेफ्रिजरेटर ख़रीदना हो, एसी ख़रीदना हो, टीवी ख़रीदना है, और वो कैश या टोटल अमाउंट ऑफ मनी पे करना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। इसलिए दूसरे तरह के लोन कौन होते हैं? ये होते हैं डिमांड लोन। डिमांड लोन आर दोज लोन which are to be repaid on demand of bank। अब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन और डिमांड लोन में क्या डिफरेंस होता है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन की मैच्योरिटी पीरियड मेंशन रहता है लोन में, मतलब कितने टाइम बाद आपको रिटर्न करना है मेंशन रहता है। शॉर्ट टर्म लोन है तो 2 इयर्स के भीतर आपको रिटर्न करना होगा, मीडियम टर्म्स लोन है तो 2 to 5 इयर्स में आपको रिटर्न करना होगा, लॉन्ग टर्म लोन है तो आफ्टर 5 इयर्स आपको रिटर्न करना है। और डिमांड लोन एक ऐसा लोन होता है कि जब बैंक आपसे डिमांड करेगा, आपने लोन लिया और आफ्टर 2 डेज़ बैंक ने आपसे लोन वापस मांगा तो आपको रिटर्न करना होगा। बैंक यदि 5 डेज़ बाद मांगता है, बैंक आपको मेंशन नहीं करेगा कितने दिन बाद मांगेगा। जब भी बैंक को रिक्वायरमेंट होगी कैश की, वो आपसे लोन मांगेगा और आप इसको वापस कर देंगे। सो दीज आर जनरली टेकन बाई शेयर ब्रोकर्स। जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, मतलब जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, जो शेयर्स खरीदते बेचते हैं, उससे जो पैसा कमाते हैं, वो डिमांड लोन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है वो फ्लक्चुएट होती है। ये हमेशा बहुत सारे शेयर्स खरीद के रखे रहते हैं, तो क्या होता है, कुछ शेयर के प्राइसेस कम हो रहे होते हैं, कुछ शेयर्स के प्राइसेस स्टेबल होते हैं, इंक्रीज़ नहीं होते हैं, डिक्रीज़ भी नहीं होते हैं, और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। इसलिए अब ये लोन लिया है, मान लीजिए 50,000 रुपीज़ किसी शेयर ब्रोकर ने डिमांड लोन के फॉर्म में लिया है, ओके। और इसके पास 3 तरह के शेयर्स हैं। कुछ शेयर्स हैं जिनके प्राइस कम हो रहे हैं, कुछ शेयर जिनके प्राइस कांस्टेंट है, कुछ शेयर जिनके प्राइस बढ़ गए हैं, और बैंक ने लोन की डिमांड कर दिया, तो ये क्या करेंगे, तुरंत ऐसे शेयर जिनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं उनको बेच के 50,000 रुपीज़ ये क्या करेंगे, निकाल कर बैंक को रिटर्न कर देंगे। तो ऐसी लिबर्टी किसके पास होती है कि जब बैंक लोन मांगेगा आप तुरंत बेच के तुरंत आप उस लोन को रीपे कर पाएंगे। ऐसी जो हाउस होल्ड्स होते हैं ऐसा नहीं कर पाएंगे, या बिज़नेस यूनिट्स भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिज़नेस यूनिट्स जो होती हैं अपने बिज़नेस में उस पैसे को पूरा इन्वेस्ट कर दी रहती हैं, जो भी गुड्स या मटेरियल ख़रीदना होता है, तो तुरंत बेच के रिटर्न करना लोन पॉसिबल नहीं होता है। या ऐसे जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं जैसे कार, बाइक, बिल्डिंग, इसमें यदि डिमांड लोन लेकर और आपने कार, बाइक या बिल्डिंग आपने बनवा ली है और बैंक ने 1 महीने बाद ही आपसे लोन वापस मांग दिया, तो बिल्डिंग को बेचने में और फिर पैसा कलेक्ट करके वापस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और शेयर में ऐसा नहीं है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सेल आउट द शेयर और यू कैन परचेज द न्यू शेयर। जब भी बैंक शेयर होल्डर्स बैंक से डिमांड लोन लेते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में लगाए रहते हैं पैसा, और जब भी बैंक लोन की डिमांड करता है विद इन 2 मिनट्स वो क्या करते हैं, शेयर्स को बेचते हैं। कौन से वाले शेयर? जिनका प्राइस बढ़ा है, जो प्रॉफिटेबल शेयर होते हैं उनको बेचते हैं, जो पैसा उनके पास आता है उसको वापस कर देते हैं। किसको? बैंक्स को। इज दिस क्लियर? व्हाट इज़ डिमांड लोन? डिमांड लोन इज़ दैट लोन विच इज़ टू बी रिटर्न ऑन डिमांड ऑफ बैंक बाय द बोरोवर। जब बैंक डिमांड करता है तुरंत इस लोन को वापस करना होता है उनको। और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन कितने टाइम बाद वापस करना है ये उस लोन में मेंशन होता है। और तीसरी तरह का लोन होता है कैश क्रेडिट। ये सबसे डिफरेंट काइंड ऑफ लोन होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट इज़ दैट काइंड ऑफ लोन अंडर विच द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ सैंक्शनड एज लोन is not transferred in the account of the borrower, but a new current account is opened in his name and that account is deposited by the sanctioned amount of loan। मतलब जैसे शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन के बारे में आपको पता है कि जितना लोन सैंक्शन हुआ, मान लीजिए लॉन्ग टर्म लोन मैंने लिया 7 ईयर्स के लिए, कितना, 50,000 रुपीज़ बाइक खरीदने के लिए। तो ये जो अमाउंट है ये बैंक जब सैंक्शन करेगा तो टोटल अमाउंट बैंक मुझे दे देगा
कैसे देगा? जो मेरा सेविंग अकाउंट होगा, मेरे सेविंग अकाउंट में इसको क्या करेगा? डिपॉजिट कर देगा। अब ये पैसा मेरा हो गया, मैं जैसे चाहूँ वैसे इसको यूज़ करूँ। ऐसे ही जो डिमांड लोन होता है, ये भी जब शेयर ब्रोकर्स बैंक से डिमांड लोन लेते हैं तो जितना अमाउंट बैंक सैंक्शन करता है, मान लीजिए बैंक ने डिमांड लोन 50,000 रुपीज़ के रूप में सैंक्शन किया, तो अगेन जो शेयर ब्रोकर होगा उसको बैंक ये पूरा लोन ट्रांसफ़र कर देगा। किस में ट्रांसफ़र करेगा? उसके अपने अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। टोटल अमाउंट अपन अब उसका हो गया। किसका? जिस इंडिविजुअल ने लोन लिया है, बोरोवर का, वो जैसे चाहे इस अमाउंट को यूज़ कर सकता है। लेकिन कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं होता है। सपोज़ कैश क्रेडिट इस फॉर्म वाले लोन के लिए मैंने अप्लाई किया और 50,000 रुपीज़ का लोन मेरे लिए सैंक्शन हो गया। अब ये जो लोन है, ये अमाउंट, दिस अमाउंट विल नॉट बी क्रेडिटेड इन माई सेविंग अकाउंट। ये अमाउंट मेरे सेविंग अकाउंट में बैंक नहीं देगा, बल्कि एक अलग से करंट अकाउंट मैंने आपको बताया था ना, करंट अकाउंट मेरे नाम पे ओपन करेगा और इस करंट अकाउंट में 50,000 रुपीज़ क्या करेगा? डिपॉजिट कर देगा। और इस करंट अकाउंट के अगेंस्ट मुझे क्या इशू कर देगा? चेक बुक। और बैंक मुझे फैसिलिटी देगा कि इस अमाउंट को पूरा या इसके किसी भी पोर्शन को, इसमें से 40,000, 30,000 या ये पूरे अमाउंट को या इसके एक किसी प्रपोर्शन अमाउंट को जब चाहूँ मैं चेक से विड्रॉ कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर? या किसी पार्टी को चेक से पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक, ये होता है कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट की एक फैसिलिटी, कैश क्रेडिट में एक फैसिलिटी ये होती है कि जब कैश क्रेडिट सैंक्शन किया जाता है और उस सैंक्शनड अमाउंट को एक करंट अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो उस करंट अकाउंट से जितना मैं निकालूंगा, जितना अमाउंट विड्रॉ करूंगा, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। जैसे 50,000 रुपीज़ का कैश क्रेडिट सैंक्शन कर दिया बैंक ने मुझे। इज दिस क्लियर? और इस 50,000 रुपीज़ को बैंक ने डिपॉजिट कर दिया किस में? एक करंट अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट ओपन करा और उसमें डिपॉजिट कर दिया। कितना? 50,000। अब इस करंट अकाउंट से मान लीजिए मुझे रिक्वायरमेंट है किसी दिन 10,000 रुपये की, 10,000 रुपीज़ की, तो 10,000 रुपीज़ मैंने विड्रॉ करा, तो इंटरेस्ट मुझे केवल कितने पे देना पड़ेगा? 10,000 रुपीज़ पे। और इस 10,000 रुपीज़ को आफ्टर 2 डेज़ मैंने फिर से बैंक में डिपॉजिट, मतलब अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो मुझे इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? ओनली 10,000 रुपीज़ पे। और कितने दिन के लिए? 2 डेज़ के लिए, ओनली फॉर 2 डेज़। ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन या मीडियम टर्म लोन की खासियत ये होती है कि यदि 50,000 रुपीज़ मैंने लिया, मान लीजिए लॉन्ग टर्म लोन के लिए 7 ईयर्स के लिए, तो ये 7 ईयर्स तक मुझे 50,000 टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे डिमांड लोन यदि 50,000 के लिए का मैंने करा, तो जब तक ये अमाउंट ऑफ मनी मैंने बैंक को रिटर्न नहीं करा है, उस पूरे टाइम पीरियड के लिए पूरे अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन कैश क्रेडिट यदि 50,000 रुपीज़ का सैंक्शन हुआ है, तो इस 50,000 मेरे सेविंग अकाउंट में नहीं आया, ये किस में आ गया? मेरे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट मेरे नाम पे ओपन कर दिया गया। अब इस 50,000 में से जितना अमाउंट मैं यूज़ करूँगा, उसी अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ओके। तो करंट कैश क्रेडिट जनरली इस तरह का लोन कौन लेते हैं? बिजनेस यूनिट्स लेते हैं। दिस टाइप ऑफ लोन कैश क्रेडिट इज़ जनरली टेकन बाय बिजनेस यूनिट्स। क्यों? क्योंकि बिजनेस यूनिट्स को एवरी डे दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी। तो वो क्या करते हैं? बिजनेस चलाने के लिए टोटल जितना अमाउंट ऑफ मनी होता है उतना बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं। बैंक क्या करते हैं? उनका प्रोजेक्ट देखते हैं, यदि बैंक को प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल लगा तो उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं, और टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो बोरोवर ने या जो भी इन्वेस्टर है या बिजनेस मैन जो है, उसने जितना अमाउंट ऑफ मनी मांगा है, बैंक उसको सैंक्शन कर दिया। जैसे वही एग्जांपल लेता हूँ, 50,000 रुपीज़ मैं बिज़नेस चलाने के लिए बैंक से मैंने मांगा, बैंक ने 50,000 रुपीज़ सैंक्शन कर दिया। या टोटल अमाउंट ऑफ मनी बैंक मुझे नहीं देगा, मतलब मेरे सेविंग अकाउंट में नहीं देगा, एक अलग से करंट अकाउंट बैंक ओपन करेगा और उसमें डिपॉजिट कर देगा। अब इसमें से क्या होगा? जितनी की रिक्वायरमेंट होगी डे टू डे नीड के अकॉर्डिंग, सपोज़ किसी दिन मुझे गुड्स को परचेज, बिज़नेस कर रहा हूँ, तो बिज़नेस में रिक्वायरमेंट है 10,000 रुपीज़ की गुड्स मुझे परचेज़ करनी है, तो 10,000 मैं विड्रॉ करूँगा, तो मेरे अकाउंट पे अभी कितना बचा हुआ है? 40,000। तो इस 40,000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 का जो गुड्स मैंने परचेज़ करा और ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ मैंने परचेज विड्रॉ करा, 10,000 की गुड्स परचेज़ करा, और एक दिन में मैंने 10,000 की गुड्स को सेल आउट कर दिया। तो अगले दिन बैंक में जाकर मैंने डिपॉजिट फिर से कितना कर दिया? 10,000।
तो फिर से मेरे अकाउंट में कितना शो होने लगा, 50,000 रुपीज़। तो मुझे इंटरेस्ट केवल किस पे देना पड़ेगा, 10,000 पे। कितने दिन के लिए, 1 डे के लिए। सपोज किसी दिन मुझे रिक्वायरमेंट है, सपोज़ किसी दिन मुझे रिक्वायरमेंट है 20,000 रुपीज़ की, तो 20,000 रुपीज़ मैं चेक से विड्रॉ कर लूँगा। या किसी पार्टी को मुझे पेमेंट करना है, सपोज़ किसी पार्टी से मैंने कुछ गुड्स परचेज़ करा, उस पार्टी को 20,000 पेमेंट करना है, तो चेक से पेमेंट कर दूंगा। तो मेरे अकाउंट से डेबिट कितना हो जाएगा, 20,000। तो मेरे अकाउंट में कितना बचा रहा, 30,000। तो 30,000 पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब 20,000 रुपीज़ का गुड मैंने परचेज़ करा, इस गुड को मैंने 3 डेज़ में सेल आउट कर लिया। मतलब 3 डेज़ में फिर मेरे हाथ में कैश कितना आ गया, 20,000 रुपीज़। इसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इंटरेस्ट केवल कितने पे देना पड़ेगा, 20,000 रुपीज़ पे। कितने दिन के लिए, 3 डेज़ के लिए। ओके। और यही बिज़नेस चलाने के लिए, सपोज़ यही सेम बिज़नेस चलाने के लिए आई एम बोरोइंग सपोज सेम अमाउंट ऑफ मनी, 50,000 रुपीज़, ओके, इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 10 ईयर्स के लिए। तो पूरे 10 ईयर्स तक मुझे लगातार इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा, 50,000 पे। जबकि किसी दिन मुझे रिक्वायरमेंट है 10,000 की, किसी दिन 20,000 की, किसी दिन मान लीजिए हॉलीडेज़ आ जाता है तो उस दिन, या वीकेंड पे बहुत सारी मार्केट्स बंद रहती हैं, तो उसमें तो एक भी अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट नहीं। इवन आई विल हैव टू गिव इंटरेस्ट ओवर फुल अमाउंट ऑफ मनी। तो मेरे लिए बेनिफिशियल क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन नहीं, मीडियम टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, डिमांड लोन नहीं। कौन सा लोन, यदि मैं बिजनेस पर्सन हूँ तो कौन सा लोन मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लोन इन विच द अमाउंट ऑफ लोन विच इज़ सैंक्शन दैट इज़ नॉट given to the borrower, but in the name of borrower current account is opened, and in that current account that amount is deposited, and check book is issued against that current account, and the borrower can withdraw the amount of money which has been sanctioned and deposited in that current account at any point of time. तो कैश क्रेडिट की खासियत क्या होती है, इसमें चेक बुक इशू होता है। डिमांड लोन में चेक बुक इशू नहीं होता है। ऐसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स में चेक बुक इशू नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूज्ड। मतलब कैश क्रेडिट में जितना लोन सैंक्शन हुआ है सब पे इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। जितना अमाउंट आप यूज़ करेंगे, विड्रॉ करेंगे, केवल उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिमांड लोन टोटल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन पे टोटल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक और डिफरेंस तीनों में ये होता है, नो स्टेटेड मेच्योरिटी। मैंने बताया कैश क्रेडिट जो होता है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन में स्टेटेड मेच्योरिटी होती है। मतलब शॉर्ट टर्म लोन की मेच्योरिटी, मतलब कब इस लोन को रिटर्न करना है, ये मेंशन्ड होता है। मतलब शॉर्ट टर्म लोन है तो 2 ईयर्स के भीतर लोन में लिखा रहेगा कि आपको विद इन 5 मंथ्स या विद इन 7 मंथ्स या विद इन 1 ईयर या विद इन 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, कितने दिन में आपको रिटर्न करना है। उसकी मेच्योरिटी लोन की कब हो रही है, जब मेच्योरिटी लोन मेच्योर हो जाएगा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे मीडियम टर्म में मेच्योरिटी टाइम पीरियड 2 to 5 ईयर्स, एंड लॉन्ग टर्म लोन में मोर देन 5 ईयर्स होता है। डिमांड लोन में कोई स्टेटेड मेच्योरिटी नहीं होती है। बैंक जब भी मांगेगा आपको रिटर्न करना होगा। मतलब उस लोन में ये मेंशन नहीं होता है कि कितने दिन बाद आपको रिटर्न करना है। और कैश क्रेडिट में भी कोई स्टेटेड मेच्योरिटी नहीं होती है। ये लोन कभी आपको रिटर्न करना नहीं होता है, क्योंकि ये लोन एक्चुअली आपको मिला तो नहीं होता है, आपको करंट अकाउंट में डिपॉजिटेड रहता है। तो ये चाहें तो इस जो कैश क्रेडिट है, इसको इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक आप यूज़ कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कोई रीपेमेंट आपको नहीं करना होता है इस लोन को, क्योंकि ये लोन एक्चुअली आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हुआ ही नहीं है, करंट अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। तो करंट अकाउंट से आपने विड्रॉ करा, और फिर जब आप ने जो भी बिज़नेस में लगाया है, जब वो अमाउंट ऑफ मनी आपको फिर से कैश के फॉर्म में वापस आ गया, तो आप ले जाके बैंक में आप इसको डिपॉजिट कर देंगे। तो इसमें कोई रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है। तो नो स्टेटेड मेच्योरिटी, इसको जब तक चाहें आप, जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इज इस क्लियर? तो कैश क्रेडिट की कोई स्टेटेड मेच्योरिटी नहीं होती है। अब सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब जो कॉमर्शियल बैंक्स में करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बैंक। मतलब करंट अकाउंट में यदि 50,000 रुपीज़ आपने जमा करा है और आप रिलायबल कस्टमर है बैंक के, तो बैंक आपको 50,000 से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी दे सकता है। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज़ दैट फैसिलिटी इन विच banks allow their reliable customers to withdraw
more than that amount which has been deposited by their customers in their current account. And this facility is given only to the reliable customers who have the current account in bank. यदि बैंक में आपका करंट अकाउंट है और रिलायबल कस्टमर हैं, करंट अकाउंट में 50,000 रुपये ही है, लेकिन आपको किसी दिन मान लीजिए 1,50,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो बैंक उतना भी आपको दे सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक। तो इस तरह की फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एंड दूसरा फंक्शन होता है सेकेंडरी फंक्शन, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। मतलब बैंक के पास जो एक्सेस अमाउंट पड़ा रहता है, जिस अमाउंट का कोई यूज़ नहीं होता है, उसको डिफरेंट स्कीम्स में बैंक इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिलता रहे, क्योंकि मेन मोटिव मैंने आपको बताया था, मेन गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना। और तीसरा होता है लॉकर फैसिलिटी। बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं लॉकर फैसिलिटी, उसमें आप जो भी आपका ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी ज्वेलरीज़ हैं, उसमें आप उसको सेफ कस्टडी में बैंक रख सकते हैं। और उसके लिए आपको एनुअल रेंटल देना पड़ता है, आपको रेंट देना पड़ता है बैंक को, बैंक उसके लिए फ़ी चार्ज करते हैं। एज वेल एज सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स फॉर द कस्टमर। यदि आप शेयर और बॉन्ड खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसमें भी बैंक आपको हेल्प करते हैं। बैंक आपके बिहाफ में शेयर एंड बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप बैंक में आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे, और बहुत सारे बैंक्स एज अ शेयर ब्रोकर भी काम करते हैं, आपके लिए शेयर और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक अलग फैसिलिटी ये देते हैं बैंक। तो हम लोगों ने पढ़ा दो फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स के, प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्राइमरी फंक्शन पढ़ा विच इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तीन तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। दूसरा एडवांसिंग लोन, दूसरा प्राइमरी फंक्शन होता है बैंक्स गिव लोन। तीन तरह के लोन देते हैं, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। और तीसरा फंक्शन होता है दूसरा कॉमर्शियल बैंक्स का फंक्शन होता है सेकेंडरी फंक्शन, दैट इज़ and these secondary functions are overdraft facilities, investment of funds, locker facilities, sale and purchase of shares and bonds for their customers. So this is all about today. Thank you. Dear students, there is a correction in this slide. Correction is this. Here it is written that checkbook is issued against fixed account deposit, but the reality is this that against fixed account deposit no checkbook is issued. तो यहाँ पे no मिस छूट गया है, एक मिसप्रिंट है। मतलब इसको आपको समझना है कि अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट नो चेकबुक इज इशूड, अगेंस्ट सेविंग डिपॉजिट चेकबुक इज इशूड, करेंट डिपॉजिट चेकबुक is issued. Against current account, the checkbook which is issued, there is no limitation on the number of checks which can be issued by the account holder. Whereas the checkbook which is issued by bank against this saving account deposit, the account holder can issue only limited number of checks. There is a restriction on the number of checks which can be issued. Against fixed deposit, no checkbook is issued. यहाँ पे misprint हो गया, लिखा हुआ है checkbook is issued. No checkbook is issued by bank. So this is the correction. Thank you.